देखिए लॉक बॉक्स सिस्टम का मतलब होता है कि जब संस्था का बिजनेस बहुत ही बड़ा होता है तो वहां पे वो क्या लेते हैं, अलग अलग जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस से अलग अलग लॉकर ले लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में अलग अलग क्या कर लेते हैं, लॉकर ले लेते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कि एक उन्होंने अपने बहुत सारे अलग अलग सेंटर पे क्या लिया, पोस्ट ऑफिस ले लिया। अब पोस्ट ऑफिस लेने के बाद में उन्होंने पोस्ट ऑफिस में एक लॉकर लिया और लॉकर जैसे फॉर एग्जांपल 51 नंबर है, ठीक है, उस आप कह सकते हैं एक बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि बॉक्सेस होते हैं जैसे 51, 55 ऐसे नंबर से। तो हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि भाई आप अपना जो पेमेंट है वो पोस्ट ऑफिस 51 जो है पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, और ये जो 51 जो है उस बॉक्स में आप अपना चेक डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारे के सारे कस्टमर अपनी जो भी कस्टमर जिस जगह पे है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा पोस्ट ऑफिस है अपनी कोई गांव में, तो उस गांव का नंबर है 51 पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का जो लॉकर बॉक्स है उसका नंबर क्या है, 51। तो मैं अपना चेक कहाँ जमा कराऊंगी, इस 51 में डाल दूंगी। और यहाँ की बैंक क्या करेगी, 51 से जितने भी चेक होंगे वो लेकर अपने जमा करती रहेगी, ठीक है। तो ये काम होने से क्या होगा कि जो जितना टाइम लगता है पेमेंट रिसीव होने में वो कम लगेगा। क्लियर है। तो यानी कि लॉक बॉक्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो संस्था बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं बिजनेस करती है, वो पोस्ट ऑफिस में एक एक लॉक बॉक्स को रेंट पे ले लेती है, ठीक है। और लॉक बॉक्स को लेने पर वो अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि यहाँ पे चेक को डिपॉजिट करा दें। और फिर इन कुछ बैंकों को ये निर्देश होता है, वहाँ की ही लोकल बैंकों को ये डायरेक्शन होता है कि वो इस 51 से चेक को लेकर जमा कर लें। क्लियर है। तो इससे चेक कलेक्शन में टाइम नहीं लगता है और बिजनेस को टाइम पे क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। क्लियर है। थर्ड है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ चेक ऑफ बिग अमाउंट। सिंपल है कि स्पेशल एंड बड़ी राशि वाले चेक के लिए विशिष्ट व्यवस्था। जब बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक होते हैं जिसको संस्था जल्दी से लेना चाहती है, उसके लिए वो क्या करे, पर्सनल रिकवरी कर सकती है। पर्सनल का मतलब है उसके लिए व्यक्ति जाकर खुद वो चेक लेके आ जाए, यानी बिजनेस का कोई पर्सन जाए और वो चेक का कलेक्शन कर ले। या फिर कभी ऐसे चेक होते हैं कि बाहर का कोई पेमेंट ड्यू है तो उसके लिए आप हवाई टिकट है उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो ये टिकट है या फिर आप जो ट्रेन है उनकी टिकट दे दें ताकि वो जल्दी से आपको पेमेंट दे दें। तो स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि या तो पर्सनल कोई पर्सन जाए, व्यक्तिगत आदमी जाए और चेक को ले ले। बड़ी अमाउंट का होना जरूरी है, शर्त क्या है, बड़ी अमाउंट होना जरूरी है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल है, हवाई टिकट है, आप उनको दे दीजिए, ठीक है, प्लेन की टिकट है, तो ये इसकी वजह से वो जल्दी से पेमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। चेक ऑफ इंटरिम कैश ट्रांसफर, देखिए इसका मतलब होता है आंतरिक रोकड़ हस्तांतरण पर नियंत्रण। क्या है, आंतरिक रोकड़ हस्तांतरण पर नियंत्रण। यानी कि जो भी उधार नीति संस्था को कभी कभी आप देखते हैं जो सिस्टम होता है, इंटरिम का मतलब क्या होता है, संस्था के अंदर के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उन्हें लिबरल पॉलिसी को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो कैश है वो संस्था के अंदर ही कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि दबा हुआ रहेगा, फंसा हुआ रहेगा। तो जो बिजनेस है उनको अपने आंतरिक व्यवस्था में कंट्रोल होना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट में ये बिल्कुल होना चाहिए कि कैश का सही यूटिलाइजेशन करें और जितना कैश रिक्वायरमेंट है उतना ही रखें। तो इंटरिम का मतलब होता है आंतरिक रोकड़ हस्तांतरण पर रोक, ठीक है, यानी इंटरनल जो अरेंजमेंट है संस्था का अंदर का वातावरण भी सही होना जरूरी है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक खातों की संख्या में कमी, यानी जिसमें आपके बहुत ज़्यादा अकाउंट खुले हुए हैं और वहाँ पे अननेसेसरी कोई चेक नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो उन सारे के सारे बैंक अकाउंट जहाँ पे कोई यूज़ नहीं आ रहा है उनको बंद करके एक आप कह सकते हैं छोटे छोटे जो भी स्मॉल जो अकाउंट आपने अलग अलग खोला रखे संस्था की, तो वहाँ पे स्मॉल अमाउंट जो होता है कैश का वो पड़ा रहता है, यानी मिनिमम अमाउंट कैश का रहता है, तो उन सबको बंद करके जो बड़ा एक अकाउंट खोलकर संस्था अपनी बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ा सकती है। क्लियर है। तो फर्स्ट देखिए इन दोनों के लिए मेन शर्त क्या है, बड़ी राशि होनी जरूरी है, यानी कि बड़ी बिजनेस होना जरूरी है, और ये सारे के सारे हम अरेंजमेंट हमने देखे। क्लियर है आपको। अगर हम बात करें कंट्रोल की, देखिए सेकंड पॉइंट में था कलेक्शन और कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे करोगे,
पेमेंट थ्रू चेक ओनली, यानी आप जब कलेक्शन करना होगा पेमेंट का तब आप अपने कस्टमर को कह देंगे कि मैं सिर्फ चेक से पेमेंट करूंगा, ठीक है, चेक से पेमेंट लूंगा। यानी यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमें अब पैसा हमारे पास में जब हमें देना है तो आप कहोगे कि मैं सिर्फ चेक से पेमेंट दूंगा। चेक से पेमेंट देने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेज लगेंगे क्लियर होने में, तब तक आपके पास वो पैसा रहेगा, आप उसका वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, जब लेना हो तब तो कैश में लेना है, जब देना है तो किस में देना है, चेक में, क्योंकि चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। तो उतने टाइम तक आप उस चेक की अमाउंट का यूज़ कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड पेमेंट प्रोसेस का मतलब है जटिल प्रक्रिया। जटिल प्रक्रिया का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि जो भी पेमेंट करने वाला, जब भी हम पेमेंट करेंगे कम से कम 3 दिन पहले आपको क्या होगा, एक फॉर्म भर के देना होगा, तभी हम टाइम पर पेमेंट करेंगे। तो ऐसी कोई प्रोसेस रख देंगे कि आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, जब आपको पैसा लेना है तब आपको एक फॉर्म कंप्लीट करके संस्था को देना होगा, तभी संस्था आपको पेमेंट करेगी। तो इस तरह की प्रोसेस आप रख सकते हैं, जटिल प्रक्रिया, जिससे आपका पैसा जो है, आपका जो कैश है वो नहीं जाए, ठीक है, यानी संस्था के पास रहे। डिटर्मिनेशन द स्पेसिफाइड डे एंड टाइमिंग ऑफ पेमेंट, आप बिल्कुल बता सकते हो कि हम जो पेमेंट है वो सैटरडे को ही करेंगे, 5 से 8 में करेंगे, शाम को करेंगे पेमेंट। तो अगर जो सैटरडे को नहीं आया तो दूसरे दिन तो संडे हॉलीडे हो जाएगा, तो आपका पैसा आपके पास रह जाएगा। तो स्पेशल डे का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया कि सैटरडे यूज़ किया आपने, सैटरडे को भी आपने इवनिंग का टाइम रखा 5 to 8, जहाँ पे लोग बहुत बिजी होते हैं और वो पेमेंट लेने के लिए नहीं आए, तो आप देखते हैं दूसरे दिन संडे, तो संडे हॉलीडे होगा, तो आपका पैसा आपके लिए कुछ टाइम के लिए आपके पास रह जाएगा और उसके यूज़ आप कर सकते हो। फोर्थ है रेस्ट्रिक्शन पेमेंट ऑन स्पेसिफाइड डे एंड टाइमिंग। बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल है कि आप जैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम फेस्टिवल को पेमेंट नहीं देंगे, हम इतने बजे ही पेमेंट देंगे, हमारा टाइमिंग ये रहेगा, आपको पहले इतने टाइम पहले आना होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, प्रतिबंध लगा दिया कि इतना ही हम पेमेंट देंगे, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड जो पॉइंट था ना, उस सेकंड पॉइंट में आपको कलेक्शन का भी ध्यान रखना है। पैसा कलेक्शन में तो आपने देखा सेंटर बना दिया, आपने लॉक बॉक्स ले लिया, ठीक है, आपने स्पेशल कुछ अरेंजमेंट कर दिया, तो ये सारा का सारा है, बहुत सारे अकाउंट हैं, तो आपने एक 1 अकाउंट है वो ओपन करके रखा। सेकंड, इसी में हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आप पेमेंट सिर्फ चेक से करोगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दोगे ताकि पैसा ज़्यादा नहीं जाए संस्था से, स्पेसिफाइड डे टाइमिंग बना दोगे और रेस्ट्रिक्शन बता दोगे कि हम फेस्टिवल पे पैसा नहीं देते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोनेशन, द एप्रोप्रिएट वर्किंग कैश बैलेंस, और फोर्थ रहेगा जो रिमेनिंग कैश बैलेंस है उसका कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है? तो आज का जो हम वीडियो है थर्ड पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समुचित कार्यशील रोकड़ शेष का निर्धारण। क्लियर है? देखिए इसका मतलब क्या होता है थर्ड फंक्शन का। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए, इन सब का फंक्शन आप कह सकते हैं कैश मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फंक्शन का ही बनता है, और उसमें भी आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने बात की थी लॉक बॉक्स की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बैंकिंग की, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, आप संस्था को जब पेमेंट करना होगा तो आप क्या करोगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हमने बात की है ना। तो आज का जो रहेगा वो मेन है तीसरा फंक्शन, समुचित कार्यशील रोकड़ शेष का निर्धारण। इसमें है 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जिसे हम कह सकते हैं व्यवहार लागत, क्या कहते हैं, व्यवहार लागत, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। क्लियर है? यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का और व्यवहार जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके बारे में ये तीसरा पॉइंट डिपेंड, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर ही, दोनों कॉस्ट पर है। देखिए कैश का जितना ज़्यादा कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम अच्छे से कर लें, उसके बाद हमारा जो रहता है कि हमें वर्किंग कैपिटल का निर्धारण करना होता है, यानी वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए।
देखिए जो भी संस्था होती है, जो भी इंस्टीट्यूशन होती है, उसको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण करना होता है। लेकिन जो वर्किंग कह सकते हैं वर्किंग कैश है, उसका निर्धारण बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि 2 तरह की प्लानिंग्स होती हैं, ठीक है। अब या तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी आपकी, या फिर आपकी कैसी होगी, शॉर्ट टर्म होगी। लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घकाल योजनाएं होती है, लेकिन मेन अधिकतर दीर्घकाल योजना के साथ साथ जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, शॉर्ट से यानी शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड से। उसमें आपको ऑपरेटिंग प्लान करना होता है कि हमारी संस्था कैसे वर्किंग करेगी, परिचालन योजना बनानी होती है। क्लियर है? तो इसका सारा का सारा जो डिपेंड है कि हमारी डे टू डे सही चलता रहे शॉर्ट टाइम पीरियड का, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कैश, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम ऑपरेटिंग प्लान बहुत अच्छे से कर पाएं। अगर जिस संस्था के पास में कैश का बिल्कुल ऑप्टिमम बैलेंस है यानी अनुकूलतम शेष है, तो वो संस्था हमेशा लॉन्ग टर्म रनिंग करेगी, लंबे समय तक चलेगी। लेकिन जो संस्था अपने कैश ऑपरेटिंग प्लान को ही नहीं चला पाती है यानी कैश का अरेंजमेंट सही नहीं रख पाती है, वो संस्था नहीं ज़्यादा चल पाती है। क्लियर है? तो इसी में ही तो इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो देखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि व्यवहार लागत। सपोज दैट आपके पास में कैश नहीं है, आपके पास में वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाने की जो वर्किंग कैपिटल है वो आपके पास में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज रहती हैं यानी जो प्रतिभूतियां रहती हैं उसे क्या करोगे, उसे सेल कर दोगे। प्रतिभूतियों को क्या करोगे, सेल करोगे, और सेल कर कर आप क्या करोगे, कैश यानी पैसा ले लोगे। क्लियर है? तो देखिए, जब आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आप प्रतिभूतियों को बेचोगे और बेचकर आप कैश लोगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम सिक्योरिटी सेल करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब हो गया, कोई ब्रोकर होगा वो आपकी सिक्योरिटी को सेल कराएगा, तो ब्रोकर को आपको कमीशन देना होगा, कुछ दलाली देनी होगी, ब्रोकरेज देना होगा, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही है ना आपकी। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आपका बिजनेस सही रनिंग चल रहा है यानी कि आपके पास में अब कैश आ गया है यानी कि पैसा आ गया, तो अब आप क्या चाहोगे कि जो मैंने सिक्योरिटी सेल की थी उन सिक्योरिटीज को क्यों ना मैं वापस परचेज कर लूं, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी को परचेज करोगे, तो सिक्योरिटी परचेज करने के लिए भी आपको कोई ना कोई कह सकते हैं कॉस्ट लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वही कि ब्रोकर को आपने कहा कि मेरी सिक्योरिटी मुझे परचेज करनी है, तो आपको उसको ब्रोकरेज देना होगा, तो ब्रोकरेज देने के लिए भी आपकी क्या लग जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी व्यवहारगत लागत। ये व्यवहारगत लागत तब होती है जब आपके पास में सफिशिएंट कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल नहीं होती है। जब बिजनेस के पास में वर्किंग कैपिटल की मात्रा क्वांटिटी कम होती है तब आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का यूज करते हो। सिक्योरिटी सेल करोगे, फिर कैश लोगे, फिर जब आपके पास कैश ज्यादा हो जाएगा तब आप सिक्योरिटी को परचेज करोगे, तो आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी होती है। तो ये कहलाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो देखिए, हम क्या चाहते हैं बिजनेस में कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो हमारे पास में, हम क्यों दें। तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का बैलेंस बिल्कुल इक्वल अच्छे से रखना है जितना आपको बिजनेस को चाहिए। तो ये थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवसर लागत। अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा एक्सेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तब आप क्या करोगे, आपके बिजनेस में जितनी वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए लेकिन आपने उतना कैश अपने पास में रख रखा है, तो एक्सेस कैश वर्किंग कैपिटल या एक्सेस कैश होने की वजह से आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो अपने पास कैश रखा है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो ब्याज तो आप
नहीं मिल रहा है ना, तो एक तरह से क्या हो गई, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि हमें ब्याज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने एक्सेस वर्किंग कैपिटल या कह सकते हैं एक्सेस कैश अपने पास में रखा है। ठीक है, यहाँ मैं कैश बैलेंस भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जब आपके पास कैश बैलेंस एक्सेस हो, ज़्यादा हो, तब क्या दिक्कत आएगी कि आप उसको पैसे को बैंक में जमा नहीं कराया और बैंक में जमा नहीं कराने की वजह से आपको जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलने पर आप एक चीज़ खो रहे हो, वो कौन सी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, ब्याज। क्लियर है, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो नहीं लगेगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कम होगी तब लगती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो कह सकते हैं आपका ब्याज जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो आपकी लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संस्था को दिक्कत ही आएगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको ब्याज नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे भी हमारा निष्कर्षण क्या है कि हमें सफिशिएंट कैश बैलेंस या ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना चाहिए उसके ऊपर। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए वर्किंग कैश बैलेंस, वर्किंग कैश बैलेंस में देखिए ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपकी टोटल कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है सी पॉइंट आपको बता रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमम टोटल कॉस्ट, यानी सी पॉइंट एक ऐसा है जो आपको न्यूनतम लागत को बता रहा है। न्यूनतम लागत का मतलब है कि ना तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी ना आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दिक्कत आएगी, आपको बिल्कुल सी पॉइंट तक आपको कैश बैलेंस रखना है। क्लियर है, तो ये आपका कॉस्ट को डिनोट करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये जो सी पॉइंट है वो बता रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमम टोटल कॉस्ट, यानी कि इतना वर्किंग कैश बैलेंस संस्था को अपने पास में रखना चाहिए। तो ये कहलाता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। क्लियर है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो बैलेंस होता है यानी अनुकूलतम नगद प्रभाव वो होता है जहाँ पे आपकी कम से कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम लगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम से कम लगे। तो ये हमारे बिजनेस के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, यानी कि एक फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा पॉइंट जो होगा वो सी पॉइंट होगा। अगर सी पॉइंट पे मेंटेन रखता है तो संस्था बहुत अच्छे से आगे वर्किंग करेगी। क्लियर है, तो ये था थर्ड फंक्शन जिसके बारे में हमने बात की थी। थर्ड फंक्शन हमारा क्या बता रहा था, थर्ड फंक्शन था हमारा जो इम्पोर्टेंट हमने अभी हमने थर्ड फंक्शन को डिस्कस किया जिसमें आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग बताते हुए आपको क्या बताना है, आपको डायग्राम बताना है। क्लियर है, मैंने आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी मीनिंग बताया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, कैसे लगती है, ज़्यादा सिक्योरिटी वर्किंग जब आपके पास में कैश बैलेंस नहीं होता है या कम होता है। ठीक है, जब कैश बैलेंस अंडर यानी कि कम होता है तब आपको बार बार सिक्योरिटी सेल करनी पड़ती है, तभी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। क्लियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बताया जब आपके पास कैश बैलेंस ज़्यादा है, तो कैश बैलेंस जब ज़्यादा होगा तब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। क्यों, क्योंकि आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आपने तो पैसा अपने पास रख रखा है तो बैंक आपको ब्याज नहीं देगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। उसके बाद में हमने बताया ये आपको डायग्राम बताना है थर्ड पॉइंट में कि इम्पोर्टेंट क्या है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी कि फोर्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग द रिमेनिंग एक्सेस बैलेंस, शेष आदित्य रोकड़ का विनियोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा कि आपको अपनी कैश का सही बैलेंस रखना होगा। ठीक है, सही बैलेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा आदित्य शेष आदित्य रोकड़ का विनियोजन। ठीक है, इन्वेस्टिंग द रिमेनिंग एक्सेस कैश बैलेंस। देखिए आवश्यकता से अधिक अगर हमारे पास कैश बैलेंस होता है तो हमें बार बार मार्केटेबल सिक्योरिटीज को
कह सकते हैं यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जब आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस कैश हो, जब आपके पास में कम कैश हो, तो आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास इतना कैश हो ताकि आप उसका अरेंजमेंट सही कर पाएँ। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं संस्था में बार बार क्या होता है, चेंजिंग होता है वर्किंग कैपिटल की नीड्स में। वर्किंग कैपिटल आपकी बार बार परिवर्तन होती रहती है, क्योंकि इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी अगर इनकी बात करें तो उनकी वजह से ये बार बार चेंजेस आता है, यानी कि आधिक्य रोकड़ का शेष आपके पास रह जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस में बार बार चेंजेस आता है, कभी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है, कभी आपकी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, कभी सीजन नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल में बार बार चेंजेस आता है। क्लियर है? सेकंड